ट्रायल, तो जब सीआरपीसी पढ़ाया था बेटा तो सीआरपीसी में 3 स्टेज बताया था। एक तो ट्रायल की स्टेज बताया था, और दूसरा जो है आपको क्या बताया था, प्री ट्रायल स्टेज बताया था, और तीसरा जो स्टेज है आपका पोस्ट ट्रायल। अभी हम लोग प्री ट्रायल वाली कंडीशन पढ़ लिए हैं और ट्रायल पढ़ रहे हैं। इसके बाद जो पढ़ना है वो पोस्ट ट्रायल की कंडीशन पढ़ना है। अभी जो ट्रायल है आपका, वो ट्रायल ऑफेंसेस का होना है, जो चार्ज लगा है आपके ऊपर। मैंने आपको बताया था कि सीआरपीसी में क्या है, 2 तरीके की केसेस हैं आपके पास। कौन कौन सी केस है? पहली वारंट केसेस है आपकी, और दूसरी कौन सी है? समन केसेस है। वारंट केसेस है, समन केसेस। वारंट केसेस के लिए मैंने आपको बताया था कि वो जो ऑफेंस है वो क्या है आपका, डेथ पनिशमेंट से पनिशेबल है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट से पनिशेबल है, या 2 ईयर से एबव, जो 2 साल से ऊपर के कारावास से दंडनीय अपराध है, वो आपका क्या हो जाएगा, वारंट केसेस होगा। और ये मामला जो है आपका, जो 2 ईयर से कम है या जो ओनली फाइन से पनिशेबल है, वो संबंध मामले हो गए आपके। अब मैंने आपको बताया था कि जो वारंट केसेस है, वारंट केसेस का जो ट्रायल होने वाला है, वो जो मोस्ट सीवियर वारंट केसेस है और लेस सीवियर है आपकी। तो वारंट केसेस जो है आपका, इनका जो ट्रायल होगा कैसे होगा, ठीक है, या तो इन्हें कौन करेगा, कोर्ट ऑफ सेशन करेगा, और या इन्हें कौन करने वाला है, मैजिस्ट्रेट करने वाला है, ठीक है। तो ये वारंट केसेस का जो ट्रायल होता है, इज ट्राई बाय कोर्ट ऑफ सेशन और मैजिस्ट्रेट, ये किया जाएगा। जो मोर सीवियर है या मोस्ट सीवियर ऑफेंसेस हैं, जिनकी ग्रेविटी ज्यादा है, उनका जो ट्रायल होगा वो कौन करेगा, सेशन ट्रायल करता है, कोर्ट ऑफ सेशन करेगा। और जो लेस सीवियर वारंट केसेस हैं, उनका ट्रायल कौन कर रहा है, आपका मैजिस्ट्रेट कर रहा है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि पहली बात तो आपको जो फाइंड आउट करना है, वो क्या फाइंड आउट करना है, प्लेस ऑफ ट्रायल। प्लेस ऑफ ट्रायल के लिए कुछ रूल आपने सीआरपीसी में पढ़ा है, वो कौन सा है, 177 टू 189। ये सीआरपीसी में आपके बता दिया गया है कि प्लेस ऑफ ट्रायल क्या होगा, कौन सा प्लेस है जहां पे आपका ट्रायल होगा। दूसरी चीज बताया था कि वो कौन सी कोर्ट करेगी किसी का ट्रायल, तो इसके लिए मैंने आपको सेक्शन कौन सा बताया था, 26 से सीआरपीसी बताया था। सीआरपीसी 26 क्या है, प्लेस ऑफ ट्रायल, ये 177 से लेकर के 189 तक, और कोर्ट कौन सी होगी ये बताया गया है आपके, ठीक है। तो यहाँ पे यदि ये आईपीसी से रिलेटेड ऑफेंस है, तो ये कहां से ट्राइबल होगा, तो सीआरपीसी के फर्स्ट शेड्यूल से, फर्स्ट पार्ट से 6th कॉलम में, कहां पे है, नोट कर लीजिए भैया, ठीक है ना, ये सिर्फ देखने से काम नहीं होगा, सिर्फ नोट भी करते जाइए, ठीक है। सीआरपीसी के फर्स्ट शेड्यूल के फर्स्ट पार्ट के 6th कॉलम में जो भी आईपीसी से रिलेटेड जो भी ऑफेंसेस है, उनका जो ट्रायल होगा वहां पे बता दिया गया। सो देयर इज नो एनी डाउट बाय विच कोर्ट दिस ऑफेंस इज ट्रायबल। कोई डाउट नहीं है यहाँ पे, जो कोर्ट बता दिया गया है वही कोर्ट उसको ट्राई करेगी। प्लेस कौन सा होगा वो सीआरपीसी में बता दिया गया, कौन सा कोर्ट करेगा वो शेड्यूल में बता दिया गया, 6th कॉलम में बताया गया। और यदि अदर लॉ है, तो अदर लॉ में कौन होगा, अदर लॉ में 2 बातें हैं। एक तो उस लॉ में यदि कोई कोर्ट बताया गया है, तो उस कोर्ट के द्वारा ही ट्राई किया जाएगा। उस लॉ में यदि कोई कोर्ट बता दिया गया है, तो उसी कोर्ट के द्वारा जो उस लॉ में बताया गया है, वो कोर्ट उसे ट्राई करेगी। और उस लॉ में यदि कोई कोर्ट नहीं बताया गया है, तो अब सीआरपीसी के फर्स्ट शेड्यूल के 2nd पार्ट में जाएंगे आप, कहां पे, 2nd पार्ट में जो लॉ बताया गया है उसके अकॉर्डिंग आप करोगे आप, ठीक है ना। तो आपने देख लिया प्लेस कौन सा होगा, और दूसरा आपने देख लिया कि कोर्ट कौन सा होगा।
फिर अब तीसरी कंडीशन है कि आप ये फाइंड आउट करिए कि कौन सा ट्रायल होने वाला है, ट्रायल कौन सा होगा। तो ट्रायल जो है आपके पास सीआरपीसी में 225 से लेकर के 265 तक का प्रोविजन बताया गया जो ट्रायल के बारे में बात कर रहे हैं। नेचर क्या होगा ट्रायल्स का, कौन सा ट्रायल होगा। तो पहला जो ट्रायल है आपका वो कौन सा है, पहला जो ट्रायल है वो सेशन ट्रायल है, दूसरा जो है वो वारंट ट्रायल है, और तीसरा जो है समन ट्रायल है, और चौथा जो है समरी ट्रायल है। 4 तरीके के ट्रायल आपने देखा। अब ये बाइफरकेट होता है वारंट ट्रायल। वारंट ट्रायल ऑन द बेसिस ऑफ पुलिस रिपोर्ट, और दूसरा है अदर देन पुलिस रिपोर्ट, अदर देन पुलिस रिपोर्ट। यानी इसको देखोगे तो ये दो हो जाता है। तो पहला जो है वो सेशन ट्रायल, दूसरा वारंट ट्रायल। वारंट ट्रायल इज ऑल्सो बाइफरकेटेड on the basis of police report, and the second one is other than police report. Third one is a summon trial, and fourth one is summary trial. प्रोविजन कहां से कहां तक जा रहा है, 25 से लेकर के 265 तक गया है, ठीक है, 265 तक। तो पहला जो ट्रायल है आपका जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो कौन सा है आपका, सेशन ट्रायल पढ़, सेशन ट्रायल। सेशन ट्रायल जो है वो 225 से लेकर के 237 तक है। यहाँ पे पहला जो है 225 से लेकर के 236 तक, ये पहली कैटेगरी है। और दूसरी जो कैटेगरी है आपकी कौन सी है, 237, यही है आपका। मैंने आपसे कहा था कि कोड ऑफ सेशन जो है, सेशन ट्रायल कौन करेगा, कोड ऑफ सेशन करेगा। कोड ऑफ सेशन किसी भी मामले का डायरेक्ट कॉग्निजेंस नहीं लेता है, डायरेक्ट कॉग्निजेंस एक्सेप्ट अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस कोड, जब तक कि इस कोड में उसे डायरेक्टली प्रोवाइड ना किया गया हो। तो जनरली कोड ऑफ सेशन के पास जो मामले आते हैं वो कैसे आते हैं, इसके पास कम्युटल प्रोसीडिंग से आएंगे। कैसे आएंगे, बोलो बेटा, कम्युटल प्रोसीडिंग से आ रहा है। और एक है जहां पे 199 का क्लास 2, जहां पे ये कॉग्निजेंस कैसा ले रहा है, कैसे ले रहा है, डायरेक्ट ले रहा है। कब लेता है डायरेक्ट कॉग्निजेंस की, पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो हाई डिग्निटरीज है आपकी, उनके अगेंस्ट यदि कोई डिफेमेशन किया गया है अंडर द चैप्टर 21 ऑफ द इंडियन पेनल कोड, और वो हाई डिग्निटरीज कौन है आपकी, प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, गवर्नर है, एडमिनिस्ट्रेटर है ऑफ द यूनियन टेरिटरीज, और कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं यूनियन के या स्टेट के। तो इनकी डिफेमेशन हुई है तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर इस बात की कंप्लेंट किसको कर रहा है, किसको करता है, कोड ऑफ सेशन को। तो कोड ऑफ सेशन इस मामले पर क्या लेने वाला है, डायरेक्ट कॉग्निजेंस लेता है। और ये बात कहां बताई गई है आपके 199 क्लास 2। अदरवाइज ये मामला इसके पास कहां से आता है, कम्युटल प्रोसीडिंग से आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ है कि पहले कौन कॉग्निजेंस ले लिया है, मजिस्ट्रेट लिया हुआ। मजिस्ट्रेट जो कॉग्निजेंस लेता है वो 190 आपने देखा है, 190 पे कॉग्निजेंस कौन ले रहा है, मजिस्ट्रेट। और जेएम फर्स्ट क्लास आपने देखा 190 में कि जेएम फर्स्ट जो है वो किसका ऑफेंस, किसका कॉग्निजेंस ले सकता है, एनी ऑफेंस का ले सकता है। तो इसने कॉग्निजेंस लिया, और कॉग्निजेंस लेने के बाद उसे ये अपीयर होता है कि इस मामले को वो ट्राई नहीं कर सकता है, इसके पास वो कॉम्पिटेंसी नहीं है। और ये ट्राइबल है, किसके द्वारा ट्राइबल है, कोड ऑफ सेशन के द्वारा ट्राइबल है। तो इस मैटर को क्या कर दे रहा है, वो कमिट करता है। तो अब ये मैटर किसके द्वारा ट्राइबल होगा, कोड ऑफ सेशन के द्वारा। तो जो कमिटल प्रोसीडिंग के थ्रू मामला जाता है
उस पर जो ट्रायल है, जो जनरल ट्रायल करता है, वो किस सेक्शन में करेगा? 225 से लेकर के 236 में। और यहाँ पे जब डायरेक्ट कॉग्निजेंस लिया है तो उस दौरान जब वो ट्रायल होगा तो कहाँ होगा? 236 में होगा। कहाँ पे? 237 में, 237 में होगा। तो अब एक ही सेक्शन है जो उस प्रोसीजर को बता रहा है, बाकी जो जनरल प्रोसीडिंग है वो आपकी कहां हो रही है? 225 से 236 में हो रहा है। क्लियर है यहां तक बातें? बोलिए। तो ये जो चैप्टर है आपका, वो चैप्टर कौन सा है? चैप्टर कौन सा? 18। और यहाँ पे दो तरीके की प्रक्रियाएं बताई गई है आपको, ठीक है ना? पहला 25 to 36 एंड सेकेंड वन इज 37। और 37 में कब होगा? जब 199 क्लास 2 की कंडीशन होगी आपकी। यही है, ठीक है। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि ये जो ट्रायल होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए आपका? यहाँ पे क्या होना चाहिए? नेचुरल जस्टिस फॉलो होना चाहिए। इसका मतलब क्या है आपका? ट्रायल कैसा होना चाहिए? फेयर होना चाहिए, जस्ट होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए। तो फेयर ट्रायल के लिए नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे आप। नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल में क्या बताया गया है? पहला आपका क्या है? पहला जो प्रिंसिपल है, ऑडी अल्ट्रम पार्टम है, राइट टू बी हर्ड। तो कैसे सुनोगे इसे? इसके लिए आपको क्या देना पड़ेगा? पहले नोटिस देना होगा, और प्रॉपर नोटिस होना चाहिए बेटा। क्या होना चाहिए? प्रॉपर नोटिस होना चाहिए। मैं उर्दू नहीं समझ पाता हूं और आपने मुझे उर्दू में नोटिस भेज दिया है, इट इज सफिशिएंट? नो, इट्स नॉट सफिशिएंट। तो आपको नोटिस सर्व करना होगा। तो राइट टू गेट द नोटिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द नेचुरल जस्टिस। और इसके लिए आपको क्या भेजना होगा? उसके लिए कि वो सारी चीजें आप सप्लाई कर दें। ये किसके पास लायबिलिटी इंपोज करा गया है? मजिस्ट्रेट के ऊपर पर्सनली उसे लायबल बनाया गया है कि यहां पे मजिस्ट्रेट किसको देगा? ये बात किसको देने वाला है? एक्यूज्ड को। क्या सप्लाई करेगा? बोलो बेटा। एक्यूज्ड को क्या सप्लाई करने वाला है? सप्लाई करिए आप। क्या सप्लाई करवा रहे हैं? बोलो भैया। सप्लाई करना पड़ेगा, वो सारी कंडीशंस आपको फुलफिल करनी होगी। वो कंडीशन कौन सी है? 207 R208 R209। ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, इंश्योर होना चाहिए इसको, ठीक है। और 207 में क्या बता दिया गया है कि जब पुलिस रिपोर्ट पर आया है मामला, कॉग्निजेंस जो लिया गया है वो किस पर लिया गया है? पुलिस रिपोर्ट पर। तो पुलिस रिपोर्ट पर जो लिया गया है वो क्या क्या चीजें आपको देना पड़ेगा यहाँ पे? तो पहली चीज आप क्या मेंशन करोगे? अब हम लोग चलेंगे कहां से? नीचे से चल रहे हैं, तो एफआईआर दे दो, देना है आपको। एफआईआर की कॉपी आप सप्लाई करिए। एफआईआर की कॉपी जो 154 में आपने पढ़ा था, 154 में जो कॉपी मिली हुई इंफॉर्मेंट को मिली है, नॉट टू द एक्यूज्ड। यहाँ पे ये कॉपी किसको दी जा रही है? एक्यूज्ड को सर्व की जा रही है। वहां पे ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन को फ्री ऑफ कॉस्ट देना है। यहाँ पे मजिस्ट्रेट को किसको देना है? एक्यूज्ड को देना है, फ्री ऑफ कॉस्ट देना है। तो आपके खिलाफ ये एफआईआर है, ये एफआईआर आप ले लीजिए। और 161 के अंतर्गत, 161 के अंतर्गत स्टेटमेंट जो दिए गए हैं किसके द्वारा? ओनली स्टेटमेंट्स जो विटनेसेस अपीयर हुए। मैंने आपको बताया था कि ये कहां है? 154 सीआरपीसी। बोलो भैया। 154 सीआरपीसी में एफआईआर हो गया है। 161 में तो मैंने आपसे बताया था कि जो व्यक्ति उस मामले से परिचित है, द पर्सन हु इज एक्वेंटेड विद द फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस, उसे ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन या इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी क्या कर सकती है? कॉल कर सकती है। थाने में आइए जरा, आपसे बात करनी है, ठीक है। तो वहां पे जो अटेंडेंस है वो 160 में है, और जो अपीयर हुआ है, थाने पे आया हुआ है, उसे ओरली एग्जामिन किया जा सकता है, ओरली इंटरोगेट किया जा सकता है, ये 161 में। तो वहां पे जो लोग उपस्थित होकर के ऐसा स्टेटमेंट दिया है, उनके स्टेटमेंट है, तो 161 के अंतर्गत वो जो स्टेटमेंट की कॉपी है वो 164 में यदि कन्फेशन हुआ है, क्या हुआ है? कन्फेशन हुआ है। बोलो भैया। कन्फेशन की कॉपी आप देंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद
173 क्लास 2 के अंतर्गत क्या, पुलिस रिपोर्ट। ये पुलिस रिपोर्ट भी देनी पड़ेगी उसे। तो ये पुलिस रिपोर्ट कहां पे, 173 क्लास 2 में है, यही पुलिस रिपोर्ट है आपकी। पुलिस रिपोर्ट के साथ चार्जशीट गई है आपकी। पुलिस रिपोर्ट क्या है, चार्जशीट, चार्जशीट इन द फॉर्म ऑफ पुलिस रिपोर्ट। ये सारी चीजें सप्लाई करनी पड़ेगी, किसको सप्लाई करनी पड़ेगी, एक्यूज को। 207 के अंतर्गत ये देना पड़ेगा आपको, बोलो। और ये मामला यदि किसका हो, कंप्लेंट का हो, तो कंप्लेंट में क्या आप 208 में आप क्या प्रोवाइड कराओगे उसे, कंप्लेंट में आप उसे क्या प्रोवाइड करेंगे, 208 में अदर देन पुलिस रिपोर्ट है, इसका मतलब कंप्लेंट। तो यहां पे आप क्या देंगे, 200 सीआरपीसी के अंतर्गत यदि कोई एग्जामिनेशन किया है तो एग्जामिनेशन की जो रिपोर्ट है ये कौन कर रहा है, मजिस्ट्रेट कर रहा है। 200 के अंतर्गत 202 के अंतर्गत यदि कोई पुलिस रिपोर्ट है या इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है वहां पे जो 202 में आई है। फिर यहां पे भी 161 का कोई स्टेटमेंट है, बोलो बेटा, इसे क्या करना होगा, सप्लाई करना पड़ेगा। और क्या 160, हाँ ठीक है, लिखते रहो लिखते रहो, लिख लिया। तो 207 और 208 की कंडीशन फुलफिल हो गई है, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि आफ्टर टेकिंग द कॉग्निजेंस जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को ये अपीयर हो रहा है कि वो मामला मेरे द्वारा ट्रायबल नहीं है। मैंने आपसे कहा था कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कैन टेक द कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस बट कैन नॉट ट्राई एनी ऑफेंस। हर ऑफेंस का वो ट्रायल नहीं कर सकता लेकिन कॉग्निजेंस ले सकता है। तो कॉग्निजेंस लिया और उसे ये अपीयर हो रहा है कि वो मामला उसके द्वारा ट्रायबल नहीं है, तो वो उस मैटर को कमिट करेगा। किसके पास कमिट करने वाला है, कोर्ट ऑफ सेशन के पास। तो कोर्ट ऑफ सेशन के पास मैटर क्या हो गया, कमिट हो गया। यहाँ पे देखिए मजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस लिया हुआ है और यहाँ पे जो कॉग्निजेंस ले रहा है वो तीनों ग्राउंड पर ले सकता है, नहीं ले सकता है, ऑन द बेसिस ऑफ पुलिस रिपोर्ट, ऑन द बेसिस ऑफ, तो पहला कंप्लेंट है वहां पे, पहला जो है वहां पे कंप्लेंट है। तो कंप्लेंट हो गया, यहां पे कर दे रहे हैं, कंप्लेंट हो गया। और क्या है आपका, पुलिस रिपोर्ट है। और तीसरा क्या है आपका, सुमोटो। तो यदि वो पुलिस रिपोर्ट पर लिया है तो किसको 207, अदर देन पुलिस रिपोर्ट है तो 208 की कंडीशन फॉलो करेगा, ठीक है ना। अदर देन इस पर भी हो जाएगा तो सुमोटो भी लिया है तो बोलिए। फिर उसके बाद कॉग्निजेंस लेने के बाद मैटर को कमिट कर दिया, किसके पास चला गया, कोर्ट ऑफ सेशन के पास चला गया। देन कोर्ट ऑफ सेशन। अब यहां पे कोर्ट ऑफ सेशन के सामने कौन आएगा, ए ने क्या किया है, बी की डेथ कॉज करी, बी की डेथ कॉज करी। तो इनके जो गार्जियन है और इनके जो लीगल एयर है, बोलो भैया, लीगल एयर इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ विक्टिम। इन्हें क्या माना जाएगा, विक्टिम माना जाएगा। कहां पे है ये, 2WA सीआरपीसी में, यही है कि नहीं है। 2WA में ये क्या बता दिया गया है, ये विक्टिम है और इनको गोली मारा है, ये मान लो बच गए हैं, तो ये भी विक्टिम हो गया, ये भी विक्टिम हो गया और ये भी विक्टिम हो गया। ये कौन है, उनके गार्जियन है और ये कौन है, उनके लीगल एयर है। और ये कौन है, वह व्यक्ति है वो हैज सफर्ड द लॉस और इंजरी। वह व्यक्ति जो लॉस या इंजरी को सफर किया है वो क्या है, आपका विक्टिम है। इसका जो लीगल एयर है वो क्या है, विक्टिम है। ये कौन है, उसका विक्टिम है। अब जरा देखिए यहाँ पे विक्टिम की तरफ से जो अपीयर होने वाला है वो कौन होने वाला है, स्टेट। कौन आने वाला है, स्टेट आने वाला है। किसके खिलाफ, एक्यूज के खिलाफ। ये कौन है, एक्यूज है, बोलिए। तो यहाँ पे कौन हुआ, स्टेट, इसके फेवर में आएगा। क्रिमिनल मैटर में यही आता है। तो ऐसे में यदि ये घटना यूपी की है तो स्टेट ऑफ यूपी, और स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस क्या हो जाएगा, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस, यही हुआ बेटा, यही मामला बनेगा, ये बना। तो स्टेट एक पार्टी हो गई और दूसरा कौन है आपका,
एक्यूज है। स्टेट की तरफ से कौन आएगा, इनका जो रिप्रेजेंटेशन देगा वो कौन देगा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। सेशन ट्रायल में कौन आ रहा है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन है, जैसे 2U में डिफाइन किया गया। 2U में कौन डिफाइन है आपका, कहता है कि जो सेक्शन 24 में, सीआरपीसी के सेक्शन 24 में जिन्हें क्या किया गया है, अपॉइंट किया गया है, ये जो अपॉइंट हुआ है या इनके डायरेक्शन में जो काम करने वाला है, who is under the direction of such public prosecutor is also a public prosecutor, ये हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे इनका जो पार्ट है वो रिप्रेजेंट किया जाएगा पब्लिक प्रोसिक्यूटर के द्वारा। इनका जो पार्ट है वो कौन करेगा, ये खुद करे, बोले भाई, एक्यूज खुद करे। लेकिन ऐसी कंडीशन हो सकती है ना, ऐसी कंडीशन हो सकती है कि एक्यूज के पास सफिशिएंट मींस ना हो हायर करने के लिए, एडवोकेट्स या जो प्लीडर्स है अपॉइंट करने के बाद उसके लिए साधन नहीं, तो ऐसी स्थिति में सीआरपीसी का सेक्शन 304 सीआरपीसी क्या कह रही है, स्टेट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसके पक्ष को क्या रखा जाए, यहां पे प्लीडर्स मुहैया कराया जाए, क्या करवाया जाए, उपलब्ध कराइए। तो 304 के अंतर्गत कब ये जो व्यवस्था 304 की है, ये सेशन ट्रायल के मामले की बात है। किसके मामले की बात है, सेशन ट्रायल में ये मामला 304 एप्लीकेबल होगा। और यदि स्टेट चाहता है, स्टेट यदि इस बात को नोटिफाई कर दे, क्या नोटिफाई करे कि ये जो 304 की कंडीशंस है वो मजिस्ट्रेट की कोर्ट में भी एप्लीकेबल होगी, तो जिस स्टेट ने ऐसा करा है उसके मजिस्ट्रेट की कोर्ट में भी ये बात फॉलो हो जाएगी। इसका मतलब बाय द नोटिफिकेशन स्टेट क्या कर सकता है, इस प्रोविजन को एप्लीकेबल कर सकता है अपने स्टेट में। लेकिन कब होगा ये, जब वो इस बात को नोटिफाई करेगा तब। क्या कि ये जो प्रोविजन 304 का सेशन ट्रायल के लिए है, इट विल ऑल्सो बी एप्लीकेबल इन अ केस ऑफ मजिस्ट्रेट ट्रायल, वो लागू होगा, अदरवाइज ये नहीं होगा। और ये ऐसा क्यों कर पा रहा है स्टेट के लिए, मैंने आपको बताया कि ये जो ऑफेंस है, ऑफेंस क्या है आपका, ऑफेंस क्या है, ये कॉन्करेंट लिस्ट का विषय है। किसका है, कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट कहां का है, तो स्टेट इस पर क्या बना सकता है, लॉ बना सकता है। पार्लियामेंट ने लॉ बना दिया है और स्टेट इसे क्या कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है। क्लियर हुआ बेटा। अब जरा देखो, अब मैंने आपसे बताया था कि ये जो स्टेट है इसकी तरफ से कौन आ रहा है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर आ रहा है। तो यहाँ पे विक्टिम के पास भी राइट है कि वो अपना एक प्लीडर अपॉइंट कर सकता है। क्या कर सकता है, प्लीडर अपॉइंट कर सकता है। तो यहाँ पे सेक्शन कौन सा, 301 के अंतर्गत यदि विक्टिम चाहे तो अपना प्लीडर क्या कर सकता है, अपॉइंट कर सकता है। लेकिन ये जो प्लीडर होगा वो किसके डायरेक्शन में काम करेगा, किसका डायरेक्शन होगा, और इसे माना क्या जाएगा, इन्हीं के डायरेक्शन में काम करेगा। और ये बात कहां पे है, तो आपने क्या देखा, यहां पे 301 है और यहां पे कौन है, 304। ये हर मामलों में लागू नहीं होगा, लेकिन जहां पे उसके पास सफिशिएंट मींस नहीं है वहां पे। अब जरा देखिए, इनकी तरफ से कौन आया है, स्टेट आया है, इनका पब्लिक प्रोसिक्यूटर है। तो जब इसके पास संसाधन नहीं है तो ये जिम्मेदारी किसकी है, स्टेट की है, इसे भी मुहैया करा रहा है। आर्टिकल 14 का पूरा ध्यान रखा गया है यहाँ पे, है कि नहीं भाई। जब आप सक्षम नहीं है तो हम आपको भी देंगे। आप देख रहे हैं क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस आपका जो है वो क्रिमिनल लॉ है, वो एक्यूज को फेवर कर रहा है। चलिए आप अपना बचाव करिए, मैं आपको दे रहा हूं। एडवोकेट भाई अपना डिफेंस करिए, बेटर डिफेंस करिए। दो चीजें देखें आप, एक तो सारी चीजें आपने सप्लाई कर दी है उसे, कोर्ट में आने से पहले ही आपने सारी चीजें बता रखी। ये देखो, ये तुम्हारी पुलिस रिपोर्ट है, ये तुम्हारी एफआईआर रिपोर्ट है, ये 161 के स्टेटमेंट्स तुम्हारे खिलाफ आए हैं, 164 का कन्फेशन हुआ है। इसे आप देख लो और इसको देख करके अपना बेटर डिफेंस करो। ऐसा हमारे पास पैसा ही नहीं है, हम तो वकील को ही रख ही नहीं सकते, या आपने ऐसा हीनियस क्राइम किया हुआ है कि यहाँ पे कोई आपको रिप्रेजेंट ही नहीं करने वाला है, तो ऐसी स्थिति में स्टेट आपको बिना रिप्रेजेंटेशन के छोड़ेगा नहीं। मैं आपसे कई बार कह चुका हूं कि स्टेट जो है वो स्टेट क्या होता है, पैरेंट पैट्रिसिया के कॉन्सेप्ट पे काम करता है, डॉक्ट्रिन ऑफ
parent patricia. It means the state is the guardian of every citizen. वो क्या होता है? आपका गार्जियन है. यहाँ पे जो क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस है वो ये नहीं है कि आपको पनिश करने के लिए वो आपको ट्रायल करा रहा है, ठीक है ना. वो सिर्फ उस वेरोसिटी को फाइंड आउट करने के लिए ये काम हो रहा है कि वो सत्यता पता चले. क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस आप जान ही रहे होंगे, 100 लोग छूट जाए, 10 लोग छूट जाए, लेकिन एक भी निर्दोष व्यक्ति क्या हो? दोषी ना हो. जो निर्दोष है उसे दोषी ना घोषित किया जाए. बोलो भैया. तो 301 और 304 की कंडीशन कंप्लीट हो गई. 207, 208, 209 ये क्लियर हो गया आपका. 2U क्लियर हो गया आपका. 24 क्लियर हुआ आपका. 2WA क्लियर हुआ. कैसा लो? चलिए अब ट्रायल स्टार्ट कराइए. तो मैंने आपसे बताया था कि ये काम बर्डन ऑफ प्रूफ में जब आप जाते हो तो बर्डन ऑफ प्रूफ में आपने ये चीज देखा हुआ है. बर्डन ऑफ प्रूफ में आपने देखा है कि क्रिमिनल मैटर में जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है वो किसके ऊपर होता है? क्रिमिनल मैटर में बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होता है? प्रोसिक्यूशन के ऊपर होता है. और कैसे होता है? बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट. ये बर्डन ऑफ प्रूफ है. इन्हें प्रूफ करना होगा प्रोसिक्यूशन महोदय को. कैसे? बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट. मैंने आपसे बताया था कि क्रिमिनल मैटर में कुछ ही मामले हैं जहां पे ये मामला चेंज होता है, शिफ्ट कर जाता है. कहां से? ये प्रोसिक्यूशन से शिफ्ट कर जाएगा. तो अब किस कंडीशन में? ये एक्यूज के ऊपर शिफ्ट कर जाता है. किसके ऊपर आ जाता है? एक्यूज के ऊपर ये शिफ्ट कर जाएगा. कब करेगा? कौन कौन सी कंडीशन है ये मैंने आपको बताया था. पहली कंडीशन कौन है? पहली बात कि यदि आप कोई डिफेंस लेना चाहते हो. क्या लेना चाह रहे हो आप? बोलो बेटा, क्या लेना चाह रहे हैं आप? और दूसरी चीज क्या हो गई आपकी? प्रिजम्पशन कर दिया है. प्रिजम्पशन, यहां पे प्रिजम्पशन हो गया है, ठीक है ना. तो वहां पे बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर आ जाता है? आपको. डाउरी डेथ पे जैसे ही प्रोसिक्यूशन दो बातें साबित कर दिया है, प्रूफ कर दिया है, वहां पे क्या हो जाता है? प्रिजम्पशन कि आपने डाउरी डेथ कॉज करी है. तो बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट कर जाता है. इंडियन एविडेंस एक्ट 1 सेक्शन 113 बी आपने देखा सेल्फ रिज्यूम. इसका मतलब अब आप उसे क्या करिए? प्रूफ करिए. दैट्स इट. रिपीटेबल. आप इस बात को प्रूफ करिए, इस बात को आप खंडित कर दीजिए, ठीक है. जब तक खंडित नहीं करेंगे तब तक मैं मान लिया हूं कि अब आपने क्या कर दिया है? डाउरी डेथ कॉज करा है. तो जहां पे भी आप कोई जनरल डिफेंस या स्पेसिफिक डिफेंस या इसके किसी प्रोवाइजो का या उसके किसी इलस्ट्रेशन का बेनिफिट लेना चाहते हो, वहां पे आपको ये बात साबित करनी होगी. या कोई पर्टिकुलर फैक्ट है इसका, किसी पर्टिकुलर फैक्ट का यदि आप बेनिफिट लेना चाहते हो तो भी आप ही को बताना होगा. बोलो बेटा, ये पर्टिकुलर फैक्ट का यदि आप बेनिफिट लेना चाहते हो. पर्टिकुलर फैक्ट क्या है? मैं कह रहा हूं कि आपने ये ऑफेंस जो कमिट किया वो इलाहाबाद में किया, और आप ये कहते हो कि नहीं साहब मैं उस दिन कहां था? मैं उस दिन जो है वेस्ट बंगाल में था, मैं उस दिन जो है जम्मू कश्मीर गया हुआ था, मैं उस दिन गोवा गया था. तो ये पर्टिकुलर फैक्ट है, और इस पर्टिकुलर फैक्ट को कौन प्रूव करेगा? आप. तो इन तीन चीजों को छोड़ करके जो जनरल आपका रूल है वो किसके ऊपर हो जाता है? प्रोसिक्यूशन के ऊपर हो जाता है. और कैसे हो जाता है? बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट. रीजनेबल डाउट नहीं होना चाहिए. डाउट हो सकता है लेकिन रीजनेबल नहीं हो सकता है. रीजनेबल डाउट नहीं होना चाहिए. तर्क होना चाहिए उसके पीछे भैया कि ये जो आपने डाउट क्रिएट किया है ये तार्किक है. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. तो रीजनेबल डाउट नहीं होगा. तो मैंने आपसे क्या कहा कि यहां पे बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर आ गया है? प्रोसिक्यूशन. यहां कौन कह रहा है? यहां कह कौन रहा है? प्रोसिक्यूशन कह रहा है. क्या कह रहा है? कि इन्होंने ऐसा काम किया है. तो 101 याद करिए आपने. 101 में क्या बताया गया कि जब आप न्यायालय से चाहते हो कि वो किसी राइट्स और लाइबिलिटीज के बारे में उसके द्वारा जो भी बताए गए फैक्ट्स है उसके आधार पर वो मैटर को डिसाइड करे, तो ये बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होता है? उस व्यक्ति के ऊपर होता है. 101 इंडियन एविडेंस एक्ट ये कह रही है. एक चाहता है कि कोर्ट जो है उसके द्वारा बताए गए फैक्ट्स पर विश्वास करे. बोलो भैया. और किसी के बारे में राइट्स और उसकी लायबिलिटी को फिक्स करे. यही तो हुआ बेटा. राइट्स एंड लायबिलिटी क्या करे? फिक्स करे. और किसके आधार पर? मेरे द्वारा बताए गए तथ्यों के आधार पर. तो वो विल प्रूव दिस फैक्ट.
आप करेंगे। ये 101 यही कह रही है कि ये बात किसको प्रूफ करनी पड़ेगी, आपको करनी पड़ेगी। यहां पे प्रोसिक्यूशन क्या कह रहा है कि ए ने बी का मर्डर किया हुआ है। किसने किया हुआ है, कौन कह रहा है ये बात, और आप यानी कोर्ट उसे क्या करे, लायबल बनाए, उसकी लायबिलिटी फिक्स करे। तो ये बात किसको प्रूफ करना है, आप प्रूफ करिए ना। आपने पॉजिटिवली असर्ट किया है, तो यदि आप किसी फैक्ट को पॉजिटिवली असर्ट करते हो तो इस बात को आप प्रूफ करिए। मेरी बात आप लोग समझ पाए। ये काम कौन कह रहा है, स्टेट ही तो कह रहा है कि इसने बी का मर्डर किया हुआ है, इसने अटेम्प्ट टू मर्डर किया हुआ है, इसने थेफ्ट किया हुआ है। कौन कह रहा है, स्टेट कह रहा है। तो स्टेट कह रहा है तो आइए आप प्रोसिक्यूशन, ये भाई साहब कह रहे हैं, तो इन्हें ही इस बात को प्रूफ करना होगा। और कैसे प्रूफ करना होगा, बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट। कैसे करना होगा, सिविल मैटर का मामला नहीं, सिविल मैटर का मामला नहीं है, मैंने आपसे बताया था। लेकिन जब एक्यूज जब आता है, किस चीज का बेनिफिट ले रहा है, जैसे डिफेंस का बेनिफिट ले रहा है, तो अब इसे बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। यहां पे जो स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ है आपका, वो कैसे हो जाता है, जैसे सिविल मैटर में होता है। ध्यान रखिएगा, इनके स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ में और इसके स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ में, एक्यूज के दोनों में अंतर हो जाता है। ये जब प्रूफ करेंगे तो कैसे प्रूफ करेंगे, बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट करेंगे। ये जब अपना डिफेंस प्रूफ करेगा तो कैसे करेगा, ऑन द प्रीपोंडरेंस ऑफ द प्रोबेबिलिटी, जो कि सिविल मामले का होता है। ऐसा होता है, यानी ये जरूरी नहीं कि वो 100% उस बात को प्रूफ करे उस डिफेंस को बेनिफिट लेने के लिए। पॉइंट नहीं हुआ, क्या हुआ, तो मैंने आपसे क्या कहा कि जब वो अपने डिफेंस का बेनिफिट लेना चाह रहा है या किसी प्रोवाइजो का बेनिफिट लेना चाह रहा है, तो वहां पर उसे जो प्रूफ करना होगा वो कैसे करना होगा, प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी, प्रीपोंडरेंस ऑफ द प्रोबेबिलिटी एज एन केस ऑफ द सिविल मैटर। जैसे सिविल मैटर में होता है उसी मामले पर होता है, ठीक है ना। दोनों के बर्डन ऑफ प्रूफ में डिफरेंस हो जाता है, बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट कर गया, बट द स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ इज डिफरेंट। इनका स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ क्या है, बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट, इनका स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ क्या है, प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी। मेरी बात आप समझ पाए। इसका मतलब यदि ये मेजॉरिटी या सब्सटेंशियल पार्ट यदि ये प्रूफ कर दिए तो इनको डिफेंस का बेनिफिट मिलेगा। क्लियर हुआ। लेकिन ये यदि उसे बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट छोड़ दिए तो उसका बेनिफिट किसको मिल जाएगा, एक्यूज, बेनिफिट ऑफ डाउट उसी को मिलने वाला है। क्लियर हुआ। मैं आपसे क्या कह रहा था, तो अब आपने असाइड किया, आपका मतलब पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ठीक है ना। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर इस बात को क्या करेगा, इनिशिएट करेगा। कौन इनिशिएट करेगा, तो 101 क्या कहता है, फैक्ट ऑफ प्रोवेंडा, और 102 क्या है आपका, फैक्ट ऑफ प्रोवेंसिया। हु विल एस्टैब्लिश द केस, हु विल एस्टैब्लिश द केस, इनको एस्टैब्लिश करना है केस को। तो आप ही आएंगे भाई साहब, बोलो आप आ गए। इन्होंने कहा कि साहब ये मामले हैं, तो आप जरा देखिए, ये इन्होंने एस्टैब्लिश करा है केस को, और एस्टैब्लिश करने के बाद तो कहता है 225, यहां से ट्रायल आपका स्टार्ट होता है, तो 225 क्या कह रहा है कि जो सेशन ट्रायल है शैल बी कंडक्टेड बाय द पब्लिक प्रोसिक्यूटर, किसके द्वारा कंडक्ट किया जाएगा, शैल बी कंडक्टेड किसके द्वारा, बाय द पब्लिक प्रोसिक्यूटर। चलिए, तो अब इनके द्वारा कंडक्ट किया गया, और 226 में क्या है, 226 में अब ये क्या करने वाला है, ओपनिंग टू द केस। क्या बताने वाले हैं साहब, जरा देखिए, मेरे पास क्या है, ये रिकॉर्ड्स है, बोलो बेटा, और क्या है, ये डॉक्यूमेंट्स है, क्या है, मेरे पास ये रिकॉर्ड्स हैं, ये डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसको मैं इसके अगेंस्ट क्या करना चाहता हूं, प्रूव करना चाहता हूं। ठीक है, दीज आर द डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स व्हिच आई वांट टू प्रूव। ये बात कौन बता रहा है, प्रोसिक्यूशन बता रहा है। किससे बता रहा है, कोर्ट से बता रहा है कि ये देखिए, ये दस्तावेज हैं और ये रिकॉर्ड्स हैं, ये लेख है, जिनको मैं इसके खिलाफ क्या करना चाहता हूं, प्रूफ करना चाहता हूं। और ऐसी स्थिति में यदि एक्यूज का कोई सबमिशन है, तो सबमिशन को कोर्ट सुनने के बाद, ठीक है ना, यदि इनका कोई सबमिशन है, किसका, एक्यूज का, और इनके द्वारा जो भी रिकॉर्ड्स आए हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, और जो भी मटेरियल इनके सामने आया है, तो आफ्टर कंसिडरिंग द मटेरियल्स व्हिच इज प्रोड्यूस्ड बाय द पब्लिक प्रोसिक्यूटर बिफोर द कोर्ट एंड टेकिंग द सबमिशंस, ठीक है, फ्रॉम द एक्यूज। अब एक बात तो प्राइमा फेसी को ड्रॉ करने के लिए क्या हो गया है, समझ में आ गया। बोलो भैया, जब आपकी जब कोई शिकायत करने गया है, किसके सामने, किसी टीचर के सामने, ठीक है, तो प्राइमा फेसी उसने भी कुछ बोला है और दूसरे वाले ने भी कुछ बोला हुआ है। सर देख लीजिए, अब टीचर इसी बात पर क्या कर रहा है,
एक कंक्लूजन ड्रॉ कर रहा है कि आपने जो बोला है, आपने जो बोला है, कि आपने कुछ दिखाया है, आपने कुछ दिखाया। प्राइमा फेसी एक चीज पर मैं आने वाला हूं, या तो उसने ये काम किया है या तो नहीं किया हुआ। तो इन सारी चीजों को देखने के बाद, इनका सबमिशन लेने के बाद से उसका एक कंक्लूजन ड्रॉ होने वाला है, क्या कि ये व्यक्ति जो है उसने ऑफेंस करा है। बात समझ रहे हैं कि देयर इज अ ग्राउंड टू प्रोसीड द मैटर। यहां पे दो ही कंक्लूजन हो सकता है, एक तो क्या हो सकता है कि ग्राउंड है कि मैटर को प्रोसीड किया जा सकता है, और दूसरा ये है कि यहां पे कोई ग्राउंड नहीं है, मैटर को प्रोसीड नहीं किया जा सकता है। बोलिए, तो जब मैटर को प्रोसीड नहीं किया जा सकता है तो यहीं पे इसको अब क्या करने वाला है, वो डिस्चार्ज करेगा। किस सेक्शन में करेगा डिस्चार्ज? तो और यदि इसने इसको डिस्चार्ज नहीं किया, मैं आपसे कई बार बता चुका हूं कि एक्विटल और डिस्चार्ज ये अलग अलग चीजें हैं। एक्विटल और डिस्चार्ज अलग अलग। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है अट्रा फॉइस, बोलो बेटा, एक्विट, और क्या पढ़ा है? अट्रा फॉइस कन्विक्ट। इसका मतलब क्या हो गया? सेक्शन 300 सीआरपीसी यही बता रहा है। इसका मतलब वंस यू एक्विटेड, ठीक है, यू कैन नॉट प्रोसिक्यूट एंड ट्राई अगेन। एक बार यदि आपने उसे एक्विट कर दिया तो फिर दोबारा आप उसी के लिए आप उसे प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते हो। इट मींस यहां पे डिस्चार्ज वर्ड यूज नहीं हुआ। इसका मतलब यदि किसी को एक बार आपने डिस्चार्ज किया है तो अभी फर्दर उसका ट्रायल कर सकते हो और फर्दर आप उसे क्या कर सकते हो, कन्विक्ट कर सकते हो। लेकिन आपने यदि किसी को एक्विट किया है तो एक्विटल के बाद अब उसका ट्रायल नहीं करोगे। ये जनरल रूल है, कुछ एक्सेप्शंस भी है, बाद में पढ़ेंगे हम। जनरली आप उसे क्या नहीं कर पाओगे। और यही बात जो आपका सेक्शन 300 सीआरपीसी में बताई गई है, यही बात कहां बताई गई है आपकी? आर्टिकल कौन सा है? कौन सा आर्टिकल है? यही 00 पार्टी के बारे में बात कर रहा है, यही बात तो है। इसका मतलब ये बात कहां पे एप्लीकेबल नहीं है? डिस्चार्ज के मामले में ये एप्लीकेबल नहीं है। ये मामला कहां एप्लीकेबल होगा? एक्विटल के मामले में होगा। तो अभी आपको क्या किया जा रहा है? अभी आपको डिस्चार्ज किया जा रहा है, ठीक है, और आपके पास सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है। इसका मतलब मेरे पास जब सफिशिएंट ग्राउंड आ जाएगा तो फिर से मैं आपको क्या कर सकता हूं? ट्राई कर सकता हूं, ठीक है ना, और आपको कन्विक्ट करूंगा या पनिश करूंगा। क्लियर है? अब यहां पे देखिए 227 में क्या किया गया उसे? 227 में उसे डिस्चार्ज किया गया, और यदि उसे डिस्चार्ज नहीं किया गया तो अब क्या किया जाएगा? अब 228 में चार्ज को फ्रेम करेगा। चार्ज की फ्रेमिंग होगी। अब जरा देखिए, यहां पे जो मामला आया हुआ है वो दो तरीका है। यहां पे कौन सा है बेटा? पहली चीज की यदि जो मामला उसके सामने आया हुआ है कोर्ट ऑफ सेशन के पास, यदि वो मामला एक्सक्लूसिवली ट्रायबल नहीं है, एक्सक्लूसिवली नॉट ट्रायबल बाय द कोर्ट ऑफ सेशन, तो क्या कर सकता है? मे फ्रेम ए चार्ज। यहां पे वर्ड जो यूज हुआ है वो क्या है आपका? मे फ्रेम। चार्ज को फ्रेम कर सकता है, करेगा नहीं, कर सकता है, और फ्रेम करने के बाद उसे किसके पास भेज देगा? सीजीएम के पास भेज सकता है। किसके पास? मामले को सीजीएम के पास, और किसके पास? जेएम फर्स्ट क्लास के पास भेज सकता है। अब जेएम फर्स्ट क्लास या सीजीएम जो उसका ट्रायल करेगा, ये ट्रायल कौन सा माना जाएगा? वारंट ट्रायल ऑन द बेसिस ऑफ पुलिस रिपोर्ट। क्या माना जाएगा इसे? वारंट ट्रायल ऑन द बेसिस ऑफ पुलिस रिपोर्ट माना जाएगा। लेकिन दूसरी कंडीशन क्या है कि जहां पे वो मामला जो उसके पास गया हुआ है वो एक्सक्लूसिवली उसके द्वारा ट्राइबल है, तो ऐसी स्थिति में वो क्या करने वाला है? सेल वर्ड क्या यूज हुआ है? क्या करने वाला है? फ्रेम करेगा, चार्ज को फ्रेम करेगा। इसका मतलब यहां पे क्या हुआ है? एक्सक्लूसिवली चार्ज फ्रेम किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा? कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा किया जाएगा। कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा चार्ज फ्रेम होने के बाद से अब यहां पे ये जो चार्ज की फ्रेमिंग हुई है, यहां पे कोर्ट ऑफ सेशन उससे क्या पूछने वाला है? चार्ज फ्रेम हो गया है, चार्ज फ्रेम होने के बाद से इनसे क्वेश्चन किया जाएगा कि ये जो चार्ज है जो फ्रेम हुआ है उसको आप क्या करते हो? एडमिट करते हो या नहीं करते हो? ठीक है, तो यदि इसने क्या कर लिया है?
प्लीड कर लिया है, किस बात को? गिल्टी को। किसके आधार पर? ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, जो भी चार्ज था उसके आधार पर उसने प्ली ऑफ गिल्ट कर ली। तो प्ली ऑफ गिल्ट कर लिया है, तो इसी के आधार पर कोर्ट क्या कर सकता है? फिर ध्यान रखिएगा, मेक कन्विक्ट। क्या कर सकता है उसे? मेक कन्विक्ट, नॉट शैल कन्विक्ट, मेक कन्विक्ट है, ठीक है ना? अच्छा, यहां पे ये जो प्ली ऑफ गिल्ट हो रही है बेटा, ये कैसी होनी चाहिए? वॉलंटरली होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? प्ली ऑफ गिल्ट कैसी होनी चाहिए? वॉलंटरली होनी चाहिए। इसका मतलब कि ऑन द बेसिस ऑफ प्ली ऑफ गिल्ट यदि किसी का कन्विक्शन हो गया है तो इट कैन बी चैलेंज्ड, इट कैन बी चैलेंज्ड because of this plea of guilt was taken by force or coercion or any other grounds, fraud किया गया, मिसरिप्रेजेंटेशन किया गया, coercion दिया गया, ठीक है ना? ऐसा भी तो हो सकता है ना? वॉलेंटारी नॉट फिट इंजूरिया, वॉलेंटारी नॉट फिट इंजूरिया आपने देखा हुआ ना? इसका मतलब क्या है? वॉलेंटरी आप किसी चीज को बियर करना चाहते हो, सफर को, तो ऐसी स्थिति में वो डिफेंस होता है अपोजिट पार्टी के लिए, उसके लिए अब आप क्लेम नहीं कर सकते, आपके किसी लीगल राइट का वायलेशन नहीं होता है। इसका मतलब क्या हुआ है? लेकिन ये जो आप काम कर रहे हो, वॉलेंटरी नॉन फिटिंग एरिया कैसी होनी चाहिए? वॉलेंटरी होनी चाहिए। कैसा होना चाहिए? तो यहाँ पे ऐसा भी तो हो सकता है कि आपको ऐसा कोई फोर्स मिला हो जिसके आधार पर आप खड़े होकर के क्या कर दिया है? आपने एडमिट कर लिया है कि साहब हमने ही ऑफेंस कमिट करा हुआ। बात समझ रहे हैं आप? तो ये क्या होना चाहिए आपका? क्या होना चाहिए? वॉलेंटरली। और आपने देखा हुआ है कि इस मामले की अपील नहीं हो सकती है यदि आपको प्ली ऑफ गिल्ट के आधार पर क्या कर दिया गया? कन्विक्ट कर दिया है। यू कैन नॉट गो इन अपील इन हाई कोर्ट। ये बात कहां है? अपील नहीं हो सकती इसकी। प्ली ऑफ गिल्ट के आधार पर यदि कोर्ट ऑफ सेशन ने आपको क्या किया हुआ है? कन्विक्ट किया है, तो अपील नहीं हो सकती। मैं आपको कभी बताया था 375 एंड 376 नहीं? बोलो जरा। 375 जहां पे अपील नहीं किया जा सकता। अपील इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, अपील इज नॉट अ इनहेरेंट राइट, अपील इज जस्ट अ स्टैट्यूटरी राइट। अपील सिर्फ कैसा राइट है आपका? और आप वही अपील कर सकते हो जहां पे उसे अपीलेबल बनाया गया है, ठीक है ना? आप क्या देख रहे हो वहां पे? ऐसा कहीं है ऑन द बेसिस ऑफ प्ली ऑफ गिल्ट देयर इज नो अपील है? तो कोर्ट ऑफ सेशन में क्या बता रहा है? Where an accused person has pleaded guilty and has been convicted on such plea, there shall be no appeal. If the conviction is by a high court or if the conviction is by a court of session at further magistrate or magistrate of first or second class, except as to the extent or legality of the sentence. अब लीगैलिटी पे बात हो सकती है, बात समझ रहे ना? इसका मतलब किस मामले पर बात हो सकती है? लीगैलिटी पे बात हो सकती है यार। और लीगैलिटी क्या है यहाँ पे? मैं आपको बता रहा हूं कि आप जो लिया गया था मुझसे वो क्या है। अब जरा देखो, यहाँ पे भी वो कन्फेशन ही कर रहा है एक तरीके से आकर के। क्या कर रहा है? कन्फेशन ही तो है, और क्या है? यस सर, आई हैव कमिटेड दिस ऑफेंस। नहीं हुआ है बेटा। आ गया? दूसरा पढ़ो, दूसरा प्रोविजन पढ़ ले। No appeal in petty cases. Notwithstanding anything contained in section 374, there shall be no appeal by a convicted person in any of the following cases, namely, where a high court passes only a sentence of imprisonment for a term not exceeding 6 months. ठीक है, अब जरा हो गया बेटा, ये प्रोविजन आता है आपसे, ठीक है ना? ये प्रोविजन जरूर अंडरलाइन करिए और ये याद करिएगा, सारे प्रोविजन आपसे पूछे जाते हैं कि किन मामलों में जो पेटी ऑफेंसेस इसको माना जाएगा वहां पे अपील नहीं होगी। अभी यहाँ आ गया, चार्ज हो गया है। अब जरा देखिए, इट्स अ काइंड ऑफ कन्फेशन, और ये कहां हो रहा है? ड्यूरिंग ट्रायल हो रहा है। कहां हो रहा है? क्लियर है कि नहीं है? यहां जरा देखो यार, मैंने आपको 3 स्टेप बताया था,
पहला स्टेप कौन सा था? दिस वन, इन्वेस्टिगेशन। दूसरा कौन सा था? इंक्वायरी। और तीसरा क्या था आपका? क्या था? ट्रायल। ठीक है ना भैया? तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो कंफ्यूजन हुआ था वो कहां हुआ था? 160 यहां खुद अपीयर होकर के बता दिया था। यहां तो आया था ना, या लाया गया था या आया था? तो यहां जो कंफ्यूजन हो रहा है 164 पे जा रहा है, और ड्यूरिंग ट्रायल जो चीज कन्फेस कर रहा है वो प्ली ऑफ गिल्ट हो रही है। क्या हो रहा है? प्ली ऑफ गिल्टी। यही तो है आपका, उसने स्वीकार कर लिया ना यार। कन्फेशन है क्या? व्हाट इज कन्फेशन? क्या कह रहा है? या तो ऑफेंस को पूरी तरीके से आप एडमिट कर लो, और या तो उन सारे फैक्ट्स को आप एडमिट कर लो जैसे कि वो ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट होता है। यही तो बताया गया है लॉर्ड एटकिन के द्वारा पाटला नारायण स्वामी के केस में। यही तो बताया गया है। क्या बताया गया है? यही बताया गया है। यदि आप ऑफेंस को पूरी तरीके से एज अ होल एडमिट कर लो भैया, ऑफेंस को कर लो, या किसको एडमिट कर लो आप? ऑल द फैक्ट्स आर पर्टिकुलर्स विच कंस्टिट्यूट एन ऑफेंस। उन सारे पर्टिकुलर्स और एलिमेंट्स को आप एक्सेप्ट कर लियो जैसे कि कोई ऑफेंस कंस्टिट्यूट होता है, दैट इज अ कन्फेशन। यही है आपका। तो वही बात तो यहां पे कह रहा है कि देखो दीज आर द ऑफेंसेस। ये आपको चार्ज दिखा दिया गया है, इसको आप देख लीजिए और बता दीजिए कि इसको आप एडमिट करते हो या नहीं करते हो। तो कर लिया तो कन्फेशन ही तो हुआ, और क्या हुआ? प्लीड ऑफ गिल्टी इज व्हाट? कन्फेशन ड्यूरिंग द ट्रायल। यहाँ पे जो टर्म यूज हुआ है वो कौन सा हुआ है आपका? दिस वन। और इन ग्राउंड्स के आधार पर क्या किया जा सकता है? मेक कन्विक्ट, नॉट सेल कन्विक्ट। कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। अब ये कोर्ट यहाँ पे अपने आप को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है ना? बोलो भैया, यही है, कर सकता है। हो गया यहां तक? चलिए, जनरली ये फॉलो होता है नहीं, तो कोई भी इसे एक्सेप्ट करने वाला है नहीं, जनरली नहीं करते हैं। ठीक है? तो अब जरा फिर आप देखिए कौन सा सेक्शन आएगा? प्लीड ऑफ गिल्टी नहीं हुआ तो 230 में क्या किया गया है? क्या किया गया बेटा? डेट को क्या कर दिया गया? फिक्स कर दिया गया है। किसके लिए? प्रोसिक्यूशन के लिए। जरा ले आइए जो भी मामला है आपके पास, जो भी बातें हैं उन्हें आप क्या करिए? ले आइए, जरा आप साबित करिए आप। अब यहीं पे देखिए ये क्या किया जा रहा है, इसको प्रोसिक्यूशन को डेट दिया जा रहा है कि आप इस डेट पर आप अपना मैटर्स को प्रोसीड करिए, आप डिस्क्लोज करिए, जिसको बुलाना हो, जिसको एग्जामिन करना हो, वो सारा काम आप करिए। और 231 में क्या स्टार्ट होता है? अब देखिए सारी चीजें यहीं पे आने वाली है ना? तो अब कौन हुआ? एक तरफ तो प्रोसिक्यूशन है, कौन है बेटा? और दूसरी तरफ कौन है? एक्यूज्ड है। यही तो है, एक्यूज्ड। अब जरा देखिए, अभी सारा काम इन्हीं को दिया गया। ये आइए जरा, आपके पास क्या क्या एविडेंसेस हैं? क्या एविडेंस लाना चाहते हो? क्या लाना चाह रहे हैं आप? क्या डॉक्यूमेंट्स आप देना चाह रहे हैं? और मैंने आपको बताया था कि जो एविडेंसेस हैं आपके इंडियन एविडेंस एक्ट में, दो ही तरीके के एविडेंस बताए गए। सेक्शन 3 इंडियन एविडेंस एक्ट में दो एविडेंस है आपके पास। कौन कौन सा है? कौन सा? एक तो ओरल हो गया, और दूसरा कौन सा हो गया? डॉक्यूमेंट्री हो गया। और डॉक्यूमेंट्री में ही कौन है आपका? इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स आ गया। बाकी चीजें भी कुछ होंगी कि नहीं होंगी इनके साथ? बाकी चीजें भी आएंगी यहां पे। बाकी चीजों में क्या आया है यहां पे? बाकी चीजों में रियल एविडेंसेस भी आएगा, सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस आएगा, मेडिकल रिपोर्ट्स जो पुलिस रिपोर्ट के साथ सबमिट की गई थी। तो यदि कोई मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ है तो दैट विल बी द पार्ट ऑफ द पुलिस रिपोर्ट। जो मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ है कहां पे? 53A में हुआ है, आपने करवाया था। 53A में आपने करवाया है, करवाया है कि नहीं करवाया मेडिकल एग्जामिनेशन? 164A में आपने मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया है। और कहां पे करवाया है आपने? 53 में भी हुआ है कि नहीं हुआ? नहीं हुआ है। हुआ है? अच्छा, 53 में हुआ है कि 54 में हुआ है? अरेस्टेड पर्सन का मेडिकल एग्जामिनेशन कहां करवाया आपने? ठीक है, तो वो सारी मेडिकल रिपोर्ट भी आने वाली है कि नहीं आने वाली है? आएंगे आपकी। बोलो भैया। तो मेडिकल रिपोर्ट आ रही है, और वो किसका पार्ट बन रही है? वो पुलिस रिपोर्ट का पार्ट बन रही है। किसका भाग? तो आप देख रहे हैं ये एविडेंसेस और डॉक्यूमेंट्स जो भी हैं आपके, वो सारे आ रहे हैं। बोलो बेटा, आया है।
और इन चीजों को कंसीडर करने के बाद, ठीक है ना, प्रोसिक्यूशन तो दिया है, डेट फिक्स कर दिया है, अब वो क्या कर रहा है, बुला रहा है। अब यहाँ पे और कौन आएगा, विटनेसेस भी आएंगे कि नहीं आएंगे, अब यहीं पे विटनेसेस को भी बुलाया जाएगा। और विटनेसेस को बुलाने के लिए क्या चाहिए आपको, सम्मन। यदि सम्मन इशू करवाना है तो आप सम्मन इशू करिए, ठीक है, तो सम्मन इशू करवाइए आप, हो जाएगा, नहीं होगा, हो जाएगा। चलिए, तो अब सारे लोगों का साक्ष्य हो जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पे जो रोल प्ले हुआ किसका हुआ, इंडियन एविडेंस एक्ट का हुआ। किसका रोल प्ले हो रहा है, इंडियन एविडेंस एक्ट का हो रहा है। अब ये जो विटनेसेस आए हैं, इनका क्रम आपने देखा हुआ है, ऑर्डर ऑफ द एग्जामिनेशन। तो ऑर्डर ऑफ द एग्जामिनेशन पहला कौन सा हुआ, एग्जामिनेशन इन चीफ हुआ, और फिर दूसरा क्या हो जाएगा आपका, क्रॉस एग्जामिनेशन, और तीसरा जो होगा वो कौन सा एग्जामिनेशन होगा, री एग्जामिनेशन। तो एग्जामिनेशन इन चीफ किसका होगा, एग्जामिनेशन इन चीफ किसका होगा, जिसने बुलाया होगा, जिसकी तरफ से आया होगा। इसका मतलब इसकी तरफ से कोई आया है तो कौन होगा, प्रोसिक्यूशन विटनेस होगा, पीडब्ल्यू होगा। कौन है आपका, प्रोसिक्यूशन विटनेस है ये। तो इसका पहले ये क्या करेंगे आप, क्रॉस एग्जामिनेशन करेंगे। कौन करेगा, कौन सा एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन इन चीफ। और इनके जो विटनेस है, इसका ये क्या करेगा, क्रॉस एग्जामिनेशन करेगा। अब यहां और यहां के बीच में यदि कोई कंट्राडिक्शन आ गया तो उस बात को एक्सप्लेन किससे किया जाएगा, और फिर कौन करेगा, यही करेंगे जो बुलाया है। क्लियर है, तो तीनों ऑर्डर हो गया आपका, जो विटनेसेस आ रहे हैं उनके, ठीक है। अब यहाँ पे एविडेंस आएगा, क्या आएगा, एविडेंस आएगा, जो आप बाद में देखेंगे। अब मुझे पता है कि ये जो विटनेस आया हुआ है वो क्रेडिबल नहीं है, ठीक है ना, ये क्रेडिबल नहीं है, तो उसकी क्रेडिबिलिटी को इंक्रीज किया जा सकता है, किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। अब देखो यहाँ पे कौन आएगा, जो 161 में अपीयर होकर के बोले हैं वो किसकी तरफ से आएंगे, इन्हीं की तरफ से आएंगे कि नहीं आएंगे, आएंगे। और यहां पे अब जरा याद करिए आप, बेटा ये 161 में मैंने आपको बताया था, और जो यहां बोले हैं 162 में ये बात साइंड नहीं है यहाँ पे, ये मैंने आपको बताया था। तो ये मैंने बताया था कि यहाँ पे जो स्टेटमेंट है उसे रिकॉर्ड किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, रिड्यूस इन राइटिंग और ऑडियो विजुअल मेथड्स। तो ये तो कहां बात किए थे, पुलिस से कहां पे बात किए हैं, 161 में बात किए हैं, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन की बात है। तो ये तो बुला रहा हूं कहां पे, साहब ये हमारा विटनेस है, क्या हुआ है बेटा, अब ये किसकी तरफ से आए हैं, यहां पे आए हुए हैं, नहीं हुआ, गलत हो रहा है, उनकी तरफ से मैं डर जाता हूं थोड़ा सा। यहां पे ये जो आपका प्रोसिक्यूशन विटनेस है, ये प्रोसिक्यूशन विटनेस अपीयर होकर के कुछ बोल रहा है, यहां पे स्टेटमेंट दे चुका है, इसका मतलब ये प्रीवियस स्टेटमेंट है। कौन सा स्टेटमेंट है, प्रीवियस स्टेटमेंट है। और यहां पे जो बोल रहा है ये सब्सिक्वेंट स्टेटमेंट हुआ, और प्रीवियस स्टेटमेंट में और सब्सिक्वेंट स्टेटमेंट में कंट्राडिक्शन है। तो कौन करवाएगा कंट्राडिक्शन, हिसाब यहां देख लीजिए आप, नहीं हुआ बेटा, कंट्राडिक्शन करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे आप, नहीं समझे आप। अब यहीं पे कौन आया है, इंफॉर्मेंट आया है, 154 के अंतर्गत गए थे एफआईआर लिखवाने, भाई साहब लिखवाए हैं कि नहीं लिखवाए हैं, इंफॉर्मेंट है, इनको कौन बुलाएगा, ये बुलाएंगे साहब हमारी तरफ से साक्ष्य देने वाले। तो यहां पे एक स्टेटमेंट दे चुके हैं आप, और यहां आकर के आप स्टेटमेंट दोगे, आपने बुलाया है, बात समझ रहे आप। तो यहां पे जो बोले हम वो क्या है, आपका प्रीवियस स्टेटमेंट है, और यहां पे आने के बाद जो बात करोगे वो क्या हो जाएगा, आपका सब्सिक्वेंट। अभी भी क्या है उसमें, क्या है, कंट्राडिक्शन। बताया था एफआईआर का यूज कैसे कर सकते हो, कंट्राडिक्शन में भी कर सकते हो, कोलैबोरेशन में भी कर सकते हो। तो यहां पे मैं आपसे बताऊंगा साहब, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास भी रखी है ना ये जो तुम बोल रहे हो, एफआईआर की कॉपी तो मैं पहले ही ले लिया हूं ना, मिल गई नहीं, मुझे एफआईआर की कॉपी मिली है भाई, इसीलिए तो दिया गया था। तो एफआईआर की कॉपी में जो आपने कहानी गढ़ी थी, जो बताई थी आपने, और यहां आकर के बात कुछ और बोल रहे हो, तो मैं तुरंत बताऊंगा नहीं, जैसे आप जरा देखिए इनके एफआईआर का स्टेटमेंट ये है और यहाँ का स्टेटमेंट ये है, देयर इज नो कंसिस्टेंसी इन द प्रीवियस स्टेटमेंट एज वेल एज द सब्सिक्वेंट स्टेटमेंट, और ये बात क्या हो जाएगी, कंट्राडिक्ट हो जाएगी। तो ये काम कौन करेगा, एक्यूज करेगा, क्योंकि उसे तो अपना पक्ष लेना है ना भाई उसको। अच्छा, यही बात क्या हो सकता है, ये बात कोरोबोरेट भी कराई जा सकती है कि सर ये जो व्यक्ति आया हुआ है, जो विटनेस आया है, जो यहां बोल रहा है, यही बात इसने वहां भी लिखवाई, ये कोरोबोरेशन भी कराएगा कि नहीं कराएगा। तो कोरोबोरेशन कौन कराएगा, यही तो कराएगा, प्रोसिक्यूशन कराएगा। कंट्राडिक्शन कौन कराना चाहेगा,
एक्यूज कराना चाहेगा। पकड़ में आ रही बात की नहीं आ रही है आपको? ना आ रही है? हुआ? तो अब ये मामला चलता रहता है, ठीक है। यहाँ पे अब मुझे पता चल गया है पहली चीज। अब जरा देखो, बुलाए थे किसकी तरफ से? बुलाए गए हैं किसकी तरफ से? प्रोसिक्यूशन बुला रहा है। अब ये जान ही रहे हो कि ये सामान्य आदमी तो है नहीं, ये तो खतरनाक है ही, है कि नहीं? खतरनाक है, ये आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं किसी भी क्षमता तक, ऐसा इन्फ्लुएंस है इनका सोसाइटी में। तो आना था आपको किसकी तरफ से? यहां, बोलो भैया। और यहां आने के बाद इनका महिमा मंडन करने लगे आप। बात समझ पाया? इसका मतलब विटनेस हॉस्टाइल हो चुका है। क्या हो चुका है? हॉस्टाइल विटनेस हो गया। बुलाया गया था किसके लिए? प्रोसिक्यूशन के लिए, इनके अगेंस्ट बोलने के लिए। किसके फेवर में बात कर रहा है? एक्यूज के फेवर में बात कर रहा है। अब ये कहां उठ के चला गया? ये जो विटनेस आया था वो किसके पक्ष में चला गया? इनके पक्ष में चला गया। बात समझ पाए आप? तो अब ऐसी स्थिति में इसके ऊपर क्या राइट आ गया कि अब इसका क्रॉस एग्जामिनेशन करे। बात समझ पाए? तो विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट वो क्या कर सकता है? इनका क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकता है, जो कि इनकी तरफ होता तो ये अपोजिट पार्टी को राइट था। तो जिसकी तरफ जाओगे दूसरा वकील आपसे जो पूछेगा वो क्रॉस एग्जामिनेशन हो जाएगा। तो हॉस्टाइल विटनेस को क्या किया जा सकता है? क्रॉस एग्जामिन किया जा सकता है। बात समझ पाए? एक चीज। दूसरी चीज ये है कि इनके पास क्या राइट है? इनकी क्रेडिबिलिटी को इम्पीच किया जा सकता है। साहब ऑलरेडी 3 दिन पहले सब इनके यहाँ 10 लाख रुपए ट्रांसफर हो चुके हैं, इनके अकाउंट में 10 लाख रुपए ट्रांसफर हुए हैं, ठीक है। वो कहां से आए हुए हैं? भाई साहब के किसी खास आदमी के द्वारा दिया गया है। बात समझ पाए? इसका मतलब ये ब्राइब्ड हो चुका है सर, ठीक है। तुम्हारी बात ही नहीं मानी जाएगी। बात समझ रहे हो? सबसे खतरनाक स्थिति होती है जब विटनेस आपका हॉस्टाइल हो जाता है। क्या हो जाता है? बात समझ रहे ना आप? हॉस्टाइल विटनेस हो गया ना। अब पता नहीं बहुत सारी ऐसी केसेस हैं, 154 लोग हॉस्टाइल हो चुके हैं, किसी की हिम्मत नहीं है उनके खिलाफ बात करने की। ऐसे ऐसे लोग हैं भाई, है कि नहीं? क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते हैं आप। और उसका सीधा सीधा आपके पास एक ही कॉन्सेप्ट है कि आपके पास विटनेस प्रोटेक्शन के लिए कोई लॉ नहीं है। ऐसा कुछ है नहीं आपके पास। क्या कर दोगे? एक दिन यहाँ आएगा, दूसरे दिन ठोक दिया जाएगा। क्या मतलब है भाई तुम्हारे खिलाफ आकर के बात करें, है कि नहीं? तो जो एक जनरल बात है आप वही देंगे। ये कनाडा में जो विटनेस की बात कर रहा हूं, जो आपकी वेस्टर्न कंट्रियां हैं जहां पे विटनेस की प्रोटेक्शन की बात करो, तो वहां तो प्लास्टिक सर्जरी तक करवा देते हैं। इवन कि आपको इतना चाहते हैं कि आप कहीं भी रिप्लेस होना चाहते हैं तो कहीं दूसरी जगह आपको रिप्लेस कर दिया जाएगा। इतना प्रोटेक्शन है वहां पे। आपके यहाँ नहीं है। आप यहाँ जाओ भैया और रास्ते में फिर साइकिल से आना है कि नहीं? तो कहां गए थे भाई साहब? साक्ष्य देने गए थे। अच्छा आओ, कुछ ना पूछने वाला है कोई, तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगी? स्थिति खराब हो जाएगी ना। तो ऐसी स्थिति में आपके यहाँ जो ये लेसेस हैं ये पूरा नहीं हो पा रहा है भाई। अब ये देखो रियल लाइफ नहीं है कि चले जाओ क्योंकि यहाँ काला रोलर के साथ खोल करके कि मैं साक्ष्य दे दूंगा। रियल लाइफ में आपको जीना है तो इन सारी चीजों से चैलेंजेस को फेस करना है। यदि इतनी हिम्मत है और तो बात है बात, नहीं तो ऐसे ही थोड़े 154 लोग हॉस्टाइल हो गए, ऐसे ही थोड़े हो गए। तो जनरली जो सबसे खतरनाक स्थिति होती है वो कौन सी होती है? विटनेस हॉस्टाइल हो जाए, ठीक है ना। उनकी तरफ से भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। हो गया इतना। तो आगे ये मामला कहां चल रहा है? 221 में चल रहा है। कहां चल रहा है? तो ये कौन सब देख रहा है? कौन देख रहा है सर? जैसा आप देख रहे हैं, सेशन जज, सेशन ट्रायल हो रहा है। अभी जितनी बातें मैंने आपको बताया ना, ये इतनी बातें ये 5 मिनट वाली नहीं है, ये 5 साल चल जाएगा इतनी बातें, है कि नहीं? एक विटनेस को बुलाना है, सम्मन करिए आप, सम्मन जाएगा, सम्मन होने के बाद सम्मन सर्व होगा, सम्मन सर्व होने के बाद से वो अगली डेट फिक्स होगी, वो अगली डेट पे आएंगे, है ना। फिर उन्होंने कोई बात रखी, ये प्रक्रिया चलती रहती है। अब आप ये बताइए कि 154 लोग हॉस्टाइल हो गए हैं, जिसका मतलब कितने विटनेस प्रोड्यूस किए गए होंगे? कितने विटनेस एक दिन में थोड़े आए होंगे भेड़ चाल में कि चलो आज सब लोग एक ही दिन में दे दो ना, तो जज सुनने वाला है ना, तो उसके पास इतना टाइम है। तो ऐसी स्थिति में डे टू डे क्या किया गया होगा? कराया गया होगा, है कि नहीं? अच्छा चलो यार, तो अब आप 231 आपने देख लिया। तो इन सारी चीजों को देखने के बाद से फिर तो कुछ कंक्लूजन बनेगा, जैसा आप अब फिर एक कंक्लूजन निकाल रहे हैं। क्या ये तुम सब बकवासबाजी कर रहे हो भाई साहब? ये जितने भी आ रहे हैं सब कंट्राडिक्ट हो जा रहे हैं, जितना भी डॉक्यूमेंट आ रहा है सब फोर्स्ड लग रहा है, सब बोगस लग रहा है। नहीं हो रहा है बेटा, एक भी आकर के टिक ही नहीं पा रहे हैं वहां पे। यहाँ पे कुछ और बोल रहे हैं, यहाँ पे कुछ और बोल रहे हैं, तुरंत कंट्राडिक्शन और एविडेंशियल वैल्यू उसकी खत्म हो जा रही है, तुरंत वहीं पे खत्म हो जा रही है कि नहीं? बेकार हो जाएगा ना। बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट प्रूफ करना है, कैसे? अब तुरंत यहाँ पे एक तो डाउट क्रिएट कर दे रहा है, वो विटनेस खराब हो गया, उसके द्वारा जो साक्ष्य दिए गए थे उसने क्या कर दिया है?
तो इतना बड़ा गुब्बारा लेके गए, एक सुई लेके बैठा हुआ फट से पोज दे रहा है, खत्म हो जा रहा है, फट जा रहे हैं वहीं पे 2 मिनट के अंदर। उसका काम बस इतना सा पंच करना है, और जैसे ही वहां पे डाउट क्रिएट हुआ वैसे ये बात बेकार हो गई। तो चलिए अभी तो आप रिजनेबल से नहीं प्रूव कर पाए, तो ऐसी स्थिति में जैसे आपको ये लग रहा है कि नहीं, देयर इज नो ग्राउंड, ठीक है, कन्विक्ट करने का कोई ग्राउंड नहीं है, तो फिर क्या कर रहे हैं, 232 में से क्या कर दे रहे हैं, एक्विट कर दे रहे हैं। 32 में क्या हो गया, कैपिटल हो गया। लेकिन लग रहा है कि नहीं, अभी अभी मामला बन रहा है इनके खिलाफ, एक्विटल कन्विक्शन नहीं है, कन्विक्शन हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में अब 33 में क्या कर रहे हैं, आइए जरा आप, ये कौन है भाई साहब, ये प्रोसिक्यूशन है, प्रोसिक्यूशन वर्सेस, अब इनको पावर दिया गया है, इनको राइट दिया गया है, कहां पे, 233 में, कि जरा ले आइए अपना डिफेंस, अपना डिफेंस प्रस्तुत करिए जरा। 33 में क्या किया जा रहा है, यहाँ पे डिफेंस प्रोड्यूस कराया जा रहा है इनको, ठीक है बेटा। अब इनकी तरफ से क्या किया जाएगा, अच्छा अब जब ये डिफेंस अपना स्टार्ट करेंगे तो ये क्या कर सकते हैं, अब ये फिर से किसी को रिकॉल कर सकते हैं, फिर से सम्मन करा सकते हैं किसी विटनेसेस को जिसको ऑलरेडी क्रॉस एग्जामिन किया गया, उसे फिर से बुला सकते हैं, ठीक है। ये कहां पे है, ठीक है। और फिर उसके बाद 234 में क्या होगा, आर्गुमेंट होगा। यही है बहस, यही क्या है, दोनों पार्टियां अपने अपने सबमिशंस को, यानी प्रोसिक्यूशन इस बात का सबमिशन देता है, क्या देता है, केस को क्लोज करने वाला है, तो ऐसी स्थिति में वो अपना सबमिशन पेश करेगा। यहाँ पे बात समझ पाए, 34 और इन सारी डिफेंस को, उनके आर्गुमेंट्स को सुनने के बाद से, वो जो भी एविडेंसेस आए उनको देखने के बाद से, एविडेंसेस जो और विटनेसेस आए उनके साक्ष्य को देखने के बाद से, अब फिर उसके पास 2 कंक्लूजन है। कौन सा है, 235 में या तो कन्विक्ट करेगा और या तो क्या करने वाला है, एक्विट करेगा। क्या करा दिया जाए, कन्विक्ट करा दे ना, छोड़ने वाले हो, चलो भाई। अब आपने क्या करा दिया है, उसका कन्विक्शन करा दिया, एक्यूज्ड इज कन्विक्टेड, ये क्या हो गया बेटा, कन्विक्ट हो गया। तो अब आप जानते हो कि डेट ऑफ कन्विक्शन और सेंटेंस, ये डेट क्या होती है आपकी, अलग अलग होती है ना। तो अभी सिर्फ कन्विक्शन हुआ है, उसी के समय जजमेंट को रिजर्व कर लेता है, ये सेंटेंस किसी दूसरे डेट पर होगी। अब दोनों पक्ष को सुनेगा फिर से, ठीक है। अब मैंने आपसे बताया था कि अब यहां पे कन्विक्ट हो चुका है। अब यहीं पे आप देखिए जरा, यानी कोई प्रीवियस कन्विक्शन हुआ है इनका, क्या हुआ है, प्रीवियस कन्विक्शन हुआ है, बोलो बेटा। और प्रीवियस कन्विक्शन से वो जो पनिशमेंट उसे मिलने वाला है, वो क्या मिलने वाला है, पनिशमेंट, वो इनहांस पनिशमेंट मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है, तो अब इस पर चर्चा होगी, ठीक है ना, क्योंकि अभी सेंटेंस नहीं सुनाया गया, अभी सिर्फ कन्विक्ट किया गया, इस ऑफेंस के लिए आपको कन्विक्ट कर दिया गया, बात ही खत्म हो गई। अभी आपको सजा नहीं सुनाई गई, अभी सिर्फ आपको दोषित घोषित किया गया। तो डेट ऑफ कन्विक्शन एंड डेट ऑफ द सेंटेंस कैन नॉट बी द सेम डेट, नहीं हो सकती है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये बता दिया गया, सेम डेट पर कन्विक्शन और सेंटेंस नहीं पास किया जा सकता है। यदि ऐसा कोई ऑर्डर पास किया जाता है, जजमेंट पास किया जाता है, इलीगल होगा। क्या होगा, आर्टिकल 141 में तो बता ही दिया गया ना, जो उनकी गाइडलाइन है वो तो बाइंडिंग है थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया के सारे कोर्टों पर है या नहीं है, तो गाइडलाइन है आपकी इस पर, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में कन्विक्शन हुआ और कन्विक्शन होने के बाद से प्रीवियस कन्विक्शन पर अब क्या होने वाली है, चर्चा होगी, बहस होगी। कहां पे, सेक्शन बोलो बेटा 236 पर, ठीक है। अब मैंने आपसे कहा था कि यहीं पे क्या होता है कि अब मिटिगेटिंग फैक्टर्स आते हैं। क्या रखे जाते हैं इनके सामने, मिटिगेटिंग फैक्टर्स, कि ये जो सेंटेंस है वो क्या हो जाए, कम हो जाए, यानी जो सजा को घटा सकते हो ऐसे तथ्य रखे जाएंगे, ठीक है ना। और उन सारी चीजों को देखने के बाद अब क्या पास किया जाता है, सेंटेंस पास किया जाएगा। क्लियर हुआ, सेंटेंस पास हो गया। क्या करा दिया है आप लोगों ने, कन्विक्ट करा दिया है आपने, सेंटेंस पास हो चुका है। यदि ये सेंटेंस आपका क्या है, ये तो आपको पता ही नहीं कि कौन है, ये कोड ऑफ सेशन है, कौन है, इनका परिचय जानिए जरा, कौन है ये, क्या दे सकते हैं ये, एनी
punishment. बोलो भैया, any kind of punishment which is prescribed by law. और which is prescribed by law क्या है आपका? ये कहाँ है, किस सेक्शन में है? 28 में बताया गया। और फिर मैंने बताया था कि यदि इनके द्वारा क्या दे दिया गया है, डेथ पनिशमेंट दिया गया है, और डेथ पनिशमेंट का कंफर्मेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कंफर्मेशन होगा। ये कंफर्मेशन कौन करेगा? कंफर्मेशन किस सेक्शन में होगा? 3 सीआरपीसी के 366 में इसका कंफर्मेशन का रिप्रेजेंटेशन होगा, प्रेजेंट किया जाएगा। यहाँ बात समझ रहे हैं आप? क्लियर हुआ? और ये जो कंफर्मेशन होगा बेटा, वो किसके द्वारा होगा? टू जजेस ऑफ द हाई कोर्ट। किसके द्वारा होगा? ऑनरेबल जज। कौन है? हाई कोर्ट। कौन है? एक से नहीं, किसके द्वारा? हाई कोर्ट के 2 जज के द्वारा इसका कंफर्मेशन होगा। और यदि कंफर्म हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो खत्म, गेम खत्म। ठीक है, अब चलो बाद में देखेंगे, अपील की प्रक्रिया में देखेंगे। तो अब जरा कन्विक्शन आपने करा दिया, अब यहां पे ये क्या हो गया? विक्टिम हो गया। कौन हो गया? विक्टिम हो गया। तो कन्विक्शन के अगेंस्ट अब इनके पास क्या रास्ते हैं? अपील का रास्ता है। किसका रास्ता है? अपील का रास्ता। कोर्ट ऑफ सेशन है, तो कोर्ट ऑफ सेशन की अपील कहां करोगे? हाई कोर्ट में करोगे आप। कहां करेंगे आप? हाई कोर्ट में करेंगे। ठीक है ना? नहीं क्लियर हुआ? तो ये जो अपील का प्रोविजन है वो कहां पे है? 374 में है। कहां पे है? 374 में है। ठीक है, 374 क्लास 1, 374 क्लास 2, 374 क्लास 3। तो कोर्ट ऑफ सेशन के अगेंस्ट जो अपील फॉर्म बताता है, तो अभी वहीं पहुंच जाइएगा, एक साथ खत्म ना कराएंगे यार। ठीक है, तो यहां पे देखो जरा, एक रास्ता तो ये कंफर्मेशन का हो गया। अब ये तो कोई फॉलो करने वाला नहीं, सीधे कहां जाने वाले हैं? जो सेंटेंस आया है वो किसका आया है? कैपिटल पनिशमेंट का आया है, यानी डेथ पनिशमेंट का आया है। तो ये अब इसकी क्या करने वाला है? अपील करने वाला है। क्या करने वाला है? अपील करेंगे भाई साहब। करेंगे ना करेंगे? तो अपील किसके खिलाफ हो रही है? कन्विक्शन के खिलाफ हो रही है। और किस कोर्ट के खिलाफ हो रही है? कोर्ट ऑफ सेशन के खिलाफ। तो कहां करोगे अपील? हाई कोर्ट में करोगे। कहां करेंगे आप? हाई कोर्ट में। कन्विक्शन के खिलाफ जो अपील होती है वो कहां पे है? 374 में। कहां पे? तो इसमें 3 क्लास है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। तो यहां पे क्लास 1 में कौन है? सुप्रीम कोर्ट में अपील। क्लास 2 में कौन है? हाई कोर्ट में अपील। क्लास 1 में कौन है? क्लास 3 में कौन है आपका? कोर्ट ऑफ सेशन में अपील। बात समझ पाए? तो 374 का क्लास 2 जो है वो किसके बारे में बात कर रहा है? हाई कोर्ट में अपील। तो कहां जाएंगे अपील को लेकर के? ये हाई कोर्ट में। ठीक है भैया, डन हो गया। अब क्या तो जाए, हाई कोर्ट इतना जल्दी थोड़े ध्यान देगा। हो गया, डन, खत्म। नहीं समझे बेटा? इतना सारा सेक्शन आया, आपका दिमाग पे कुछ बैठा क्यों बेटा? आ गया? कुछ खाका बना? नहीं बना? बन गया? चलो, कहीं तो पहले ही से बना था, नहीं था? ठीक। तो कुल मिलाकर के आपने एक ट्रायल समाप्त कर दिया।